आज इस पत्रकार वार्ता में हमारे बीच केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर जी आए हुए हैं। मैं एम विनोद, भारतीय जनता पार्टी का मीडिया कन्वीनर, पूरी भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से यहाँ आए हुए तमाम प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी साथियों का स्वागत करता हूँ। हमारे दोनों जिला परिषद, उत्तरी अंडमान और दक्षिण अंडमान के अध्यक्ष और पार्टी के हमारे को इंचार्ज शीला सिंह मैडम, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। आज इस पत्रकार सम्मेलन में, जैसे कि आपको पता है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 11 साल पूरा किया है उनके और उनकी टीम ने, और निरंतर देश को सफलता की ओर लेकर गए। आज इस 11 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की जो सरकार पूरी हुई है, इस संबंध में आज हमने इस पत्रकार वार्ता को बुलाया है। इसमें हमारे साथ मुख्य भूमि से आए हुए केंद्र के मंत्री माननीय शांतनु ठाकुर जी, हमारे दीपो के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अजय बैरागी जी, इस 11 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण कार्यक्रम के इंचार्ज माननीय संजय सिंह जी हमारे साथ रहेंगे। और अब मैं हमारे दीपो के प्रदेश अध्यक्ष से गुजारिश करूंगा कि इस पत्रकार वार्ता को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। सभी मीडिया बंधुओं को सादर नमस्कार। आप सभी को फिर से एक बार मैं पूरे प्रदेश की ओर से भारतीय जनता पार्टी के हृदय से आप सभी को एक बार स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज हम सभी के लिए बहुत ही गर्व का दिन है। हमारे बीच में आज जो मोदी जी के सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण जो कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट में जो 11 साल पूरा हुआ, इसमें हमारे बीच में मुख्य भूमि से हम सबके प्रिय भारत सरकार के मंत्री, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज, परम आदरणीय शांतनु ठाकुर जी हमारे बीच में पहुंचे। मैं उनको हम सभी की ओर से हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। हमारे ये जो कॉन्सेप्ट चल रहा है पूरा देश भर में, इस कॉन्सेप्ट का अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो इंचार्ज है हमारे साथी संजय सिंह जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष, हमारे मीडिया कन्वीनर प्रदेश के उपाध्यक्ष एम विनोद जी, हमारे को इंचार्ज, हमारे कोर कमेटी के सदस्य शीला सिंह जी, हमारे दोनों अध्यक्ष, एक साउथ अंडमान के जिला परिषद के जो अध्यक्ष है प्रकाश अधिकारी जी, और नॉर्थर्न मिडिल अंडमान के अध्यक्ष श्रीवास जी, दोनों इधर में उपस्थित है। उनको भी मैं हृदय से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। साथ ही में हमारे कुछ वरिष्ठ कार्यकर्ता भी आपके साथ में यहाँ पर मौजूद है, वो भी आए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाग लिया, उनको भी मैं हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। आज हम सब गौरवान्वित हैं
कि आदरणीय शांतानु ठाकुर जी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के मंत्रिमंडल के एक सदस्य हैं और उन्होंने आज का जो प्रेस वार्ता है, इस प्रेस वार्ता को उन्होंने एड्रेस करेंगे और हम लोग हमेशा शांतानु जी से हम लोग गर्व अनुभव करते हैं क्योंकि उनका दौरा बार बार हमारा दीपों में होते रहता है और आज पार्टी का निर्णय के अनुसार फिर से एक बार इस प्रेस वार्ता में हमारा बीच में उन्होंने आके भाग लिया, हमारा बीच में उन्होंने पहुंचा। मैं संक्षेप में, क्योंकि आज उनका सुनना है, उन्होंने बोलेंगे, मैं संक्षेप में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो 11 साल का जो अचीवमेंट है, जो अचीवमेंट से हमारे अंडमान निकोबार द्वीपवासी लाभान्वित हुआ है, खास करके ऐसा कुछ बिंदु आपका सामने मैं उजागर करना चाहूंगा। हमारे द्वीप समूह में दूरगामी परिवर्तन और विकास के जो लहर, जैसे मैं शुरुआत में जनधन योजना, जो जनधन योजना के तहत सरकार से प्राप्त होने वाले सारे लाभ सीधे गरीब और आम नागरिकों के खाते में बिना कोई बिचौलिए के उनके खाते में पहुंच रहा है। इसका एक बहुत बड़ा कारण भी है। मोदी जी का एक ड्रीम था और मोदी जी का शुरुआत से जब गुजरात से उन्होंने नेतृत्व दिया देश में, डिजिटल इंडिया उनका जो एक सपना था और 2018 में उन्होंने अनाउंसमेंट किया था कि डिजिटल इंडिया हमारा यहाँ में OFC केबल कैसा इम्प्लीमेंट किया जाए अंडमान निकोबार में, उस दिशा में पहला काम करने का काम मोदी जी ने किया था। और आज जो ये जनधन योजना के स्वरूप जो सारे स्कीम के फायदा डायरेक्ट गरीब जनता का खाता में पहुंच रहा है, ये इसका एक बहुत बड़ा जीता जागता उदाहरण है। मित्रों, इसके साथ साथ हमारे द्वीप समूह में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री आवास योजना, उजाला योजना, ऐसे योजनाओं का फायदा हमारा द्वीपवासियों को मिला है, जो हम सभी द्वीपवासी के लिए एक वरदान साबित हुआ है। इन सब योजनाओं के अलावा पिछले 11 साल में हमारे द्वीप समूह में भी विकास का डंका बजा, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धि, जैसा मैंने पहले ही कहा अंडर सी केबल, यह हम सबका बहुत बड़ा सपना था। उसका साथ साथ में वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के जो टर्मिनल का जो निर्माण हुआ, ये भी हम सबका लिए एक बहुत बड़ा सपना था। अरे मोदी जी का कमिटमेंट भी था। इसका बाद में आइए नेशनल हाईवे, जो सपना था, हम मानते हैं नेशनल हाईवे में कमी आई, लेकिन उसके बाद भी तेज गति से आज काम चल रहा है, जिसके अंतर्गत आजाद हिंद फौज सेतु जैसे आकर्षक ब्रिज का निर्माण हो चुका और 12 टन में जो दूसरा ब्रिज बनाने का काम था, वो काम शुरू हो चुका है। वो भी बहुत जल्दी काम होगा, प्रगति पर है। इसके अलावा सिर्फ द्वीपों के लिए ही नहीं, पूरे देश को गौरवान्वित करने वाले इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट बोर्ड जो कैंपबेल में बनने जा रहा है, जिसका सारे द्वीपवासी सराहना और प्रतीक्षा कर रहा है। मुझे गर्व है, आदरणीय शांतानु जी अभी जब पिछले बार आए थे, मेरा ख्याल से लास्ट मंथ होगा, तो उन्होंने गलातिया भी माने कैंपबेल वे का दौरा भी किया था और खास करके शिपिंग मिनिस्टर होने का नाते ये उनका देख रेख में ये काम
चलेगा और ये काम चल रहा है। तो ये हम सबका लिए एक बहुत बड़ा उपलब्धि है। मुझे आज ज्यादा कुछ कहना नहीं। जो अंडमान में कुछ मुझे लगा, कुछ बिंदु, बहुत सारे सैकड़ों मुद्दा अंडमान में इम्प्लीमेंट हुआ, लेकिन सारे विषय में हम गए नहीं हैं। एक जाते जाते मैं एक के उदाहरण, जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री सामरिक शक्ति में जो देश का परिचय को आगे बढ़ाया, अभी हम लोग कुछ दिन पहले देखा, जो 22 अप्रैल को पहलगांव में जो हमारे देश के 26 मासूम लोगों का जो हत्या हुआ था और हमारे जो माताओं का सिंदूर को उजड़ा गया था, उसका लिए जो ऑपरेशन सिंदूर जो मोदी जी ने लाए थे, कि ये 11 साल में हमारा देश कितना तरक्की किया, आज हम सभी को सोचना चाहिए। जब पाकिस्तान ने हमारा ऊपर वार करने का कोशिश किया, पहले तो हमने उनके 9 अड्डे को, टेररिस्ट का अड्डा को हमने ध्वस्त किया, और उसके बाद में पाकिस्तान चोरी चोरी अपना मिसाइल और ड्रोन के द्वारा जब हमारा देश को क्षति पहुंचाने का, हमारा सेनाओं को मारने का कोशिश किया, हमारे सेनाओं में बिना कोई नुकसान के ऐसा पलटा जवाब दिया, उसका मिसाइल, उसका ड्रोन दिल्ली का तरह ध्वस्त हुआ। ये सारा देशवासी इसका आई विटनेस है। मोदी जी ने जो हमारे महिला माताओं का सिंदूर को उजाड़ा, उनका नाम से सिंदूर ऑपरेशन रखा, और हमारा जाबाज महिला कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर भूमिका सिंह, 2 महिलाओं का माध्यम से पाकिस्तान को एक संदेश दिया कि हमारा सिंदूर का बदला हमारा महिला, हमारा सेना ले सकते हैं, हमारा मातृशक्ति ले सकते हैं। और उसका बाद में अब देखा, केवल 3 दिन का अंदर में पाकिस्तान किस तरह घुटने टेका और सीज फायर का रिक्वेस्ट किया, और उसका बाद में सीज फायर हुआ। तो सामरिक शक्ति में आज हम लोग कहां पहुंचा है। इसलिए मोदी जी का जय जयकार। मोदी जी का करीब 500 से ज्यादा स्कीम उन्होंने लॉन्च किया, इंप्लीमेंट किया हमारा देश में। मित्रों, मुझे बस इतना ही कहना था। मैं आप हमारे परम आदरणीय शांतनु ठाकुर जी से अनुरोध करूंगा, हम सभी उपस्थितियों को उन्होंने मार्गदर्शन करे। धन्यवाद। सबको मेरा नमस्कार। आज अंडमान में हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। इसका जो मेन उद्देश्य है, पिछले 11 सालों में भारतीय जनता पार्टी के सरकार केंद्र में जो लगातार डेवलपमेंट और सोसाइटी के उन्नयन का जो मुद्दा लेके सरकार चला रहे हैं, उसी का ही आकलन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो काम हुआ है, वो हम थोड़ा सा विवरण देंगे। उससे पहले हम बताएंगे कि आज यहाँ पर उपस्थित हमारे अंडमान प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अजय बैरागी जी, और साथ साथ प्रदेश के विभिन्न प्रांत से जो हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेतृत्व और यहाँ के शुभचिंतक जितने लोग यहाँ खड़े हैं, सबको मेरे तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, अंतर हृदय से प्रेम विनिमय करता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 11 साल एक बेमिसाल समय बीता है। साल 2014 से लेकर
आज 25 तक 11 साल बीत गया है। हमने प्रैक्टिकली जो काम सामने से देखे हैं वो एक बहुत ही बड़ा भारत को आगे ले जाने का चिंता और कर्म पद्धति था, जिसमें मैं पहले 14 साल का शुरू में 2014 साल का जो शुरुआत था, हमने देखे हैं कि डीमोनेटाइजेशन हुआ। इस डीमोनेटाइजेशन के माध्यम से हमने देखे हैं जितने सारे ब्लैक मनी वो बंद हो गए। एक नया तरीके से देश को उभर के लाने का जो पद्धति इस डिजिटाइजेशन के माध्यम से किया गया वो एक अनोखा बात हुआ। पिछले मैं फिर देखा हूं 2019 में पहला जब ट्रिपल तलाक बिल आया, उसका संशोधन हुआ और अमेंडमेंट होने के बाद वो लागू भी हुआ। देखिए, एक गणतंत्र जो देश है उसमें कई तरीके की कायदा और कानून नहीं चल सकता है। उसमें गणतंत्र का एक समस्या होता है, जिसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सोच इस विषय में था, सबसे पहले सब चीजों को गणतांत्रिक रूप से, लोकतंत्र के रूप से लेके आए और उसको अच्छी तरह से लोगों के भलाई के लिए इस्तेमाल करे। वो मैंने देखा और वो था ट्रिपल तलाक जो अमेंडमेंट एक्ट। इसके बाद हमने देखे हैं 370 एक काला कानून जैसा कानून था जो देश में भयभीत कर रहा था, लोगों के अंदर जो पैंडेमिक सिचुएशन तैयार कर रहा था, उससे अभी मुक्ति मिले हैं। क्योंकि हम देखे हैं जब कश्मीर में संत्रासवाद, आतंकवाद जब होता था तब पूरे भारत में एक भयभीत माहौल पैदा होता था कि हमारे घर में ना आ जाए, हमारे इलाके में ना आ जाए। अब अगर देखेंगे अभी कश्मीर एक दूसरा भारतवर्ष का सफल स्टेट की तरह चल रहा है। वहां का माहौल बहुत ही अच्छा हो चुका है। साथ साथ वहां का 35A भी खत्म हो चुका है। आप देखेंगे कि पिछले 60 सालों से नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट के बारे में कोई भी सरकार नहीं सोचे थे। अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट के लिए एक अलग मंत्रालय गठन किया गया। नॉर्थ ईस्ट के बारे में कहना चाहिए इसलिए वो एक इंटीग्रल पार्ट है हमारा। लेकिन पिछले गवर्नमेंट और गवर्नेंस के द्वारा जैसे उसको संभाला गया था, वो सिर्फ एक इंडिया का जगह है इसलिए संभालना था, ऐसा ही सरकार का एक उद्देश्य हमने देखे हैं। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने 7 सिस्टर को एक अलग तरीके से एडॉप्टेड किया है और जिसका पालना पोषना एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका हमारे सारे मिनिस्टर को दिया गया है, स्पेशली जो मिनिस्ट्री उसके लिए गठन किया गया है। मैं मानता हूं एक बहुत बड़ा उपलब्धि है भारत के लिए। पिछले 60 सालों से भारत का जो गवर्नमेंट का जो गवर्नेंस, यूपीए गवर्नमेंट, ये सिर्फ गरीबी को हटाने का बात करता था। वास्तव में गरीबी हटाने के लिए क्या क्या स्टेप्स लेना चाहिए ये हमने कभी नहीं देखा। हमने देखा माननीय प्रधानमंत्री जी ने गरीबी हटाने के लिए जो स्कीम लाए हैं, गरीब कल्याण योजना,
इसके द्वारा 25 करोड़ लोग गरीबी सीमा से उठकर ऊंचाई पे आए हैं और ये एक बहुत बड़ा सफलता है। और ये तभी संभव हुआ है जब माननीय प्रधानमंत्री जैसा शख्स जिसने अपने ब्रेव हार्ट से भारत को अंतर से प्यार किया और गरीबी के लिए अपना ये जो थॉट्स है इसको शेयर किया और इसके लिए स्कीम लाया। और मैं मानता हूं आज भारत प्रगति के एक बहुत बड़ा ऊंचाई में पहुंच रहा है। आप अगर देखेंगे सड़क की अगर बात करेंगे तो कम से कम 1.5 लाख किलोमीटर सड़क पिछले 11 सालों में तैयार हुआ है। इसका मतलब अमेरिका के बाद रोड ट्रांसपोर्टेशन का जो बात होगा इसमें भारत सेकेंड पोजीशन में है। ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है क्योंकि पर डे 30 किलोमीटर रास्ता तैयार हो रहा है। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारे लिए। बहुत सारे विरोधी लोग इसको लेके बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन आकलन जो है, संख्या जो है, वो कभी गलत नहीं बोलेगा। वो रिटर्न में होता है कितना काम हो चुका है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इंडिया के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है उसका अगर बात मैं बताऊं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले ये सोचा कि भारत को विश्व गुरु बनना है, एक फुल फ्लेज्ड में फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री की तरह बनना है, तो सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो। इसके लिए क्या करना है, अलग अलग सोसाइटी, अलग अलग इस्तेमाल, अलग अलग व्यवहार जो होता है इसको तैयार करना। आपने देखे हैं कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर तैयार हुआ है। पहले मालगाड़ी और यात्रीवाही गाड़ी एक साथ जाते थे। अभी दिल्ली टू सूरत तक बहुत जगह में ऐसा पहल शुरू हो गया है जहां डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर तैयार किया जा रहा है। किसी के कारण किसी को रुकना नहीं है। अब एक मालगाड़ी पास हो जाएगा तो उसके लिए पैसेंजर ट्रेन को हमको 2 घंटा वेट करवाना पड़ेगा, तो ये समय नहीं बचाता है। टर्न अराउंड टाइम जो है इसको घटाने के लिए ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो है सबसे लाभदायक चीज होता है। अभी एयरलाइन का बात करें, 40 से ज्यादा न्यू एयरपोर्ट तैयार हुआ है। पुराने जो एयरपोर्ट था उसका जो रिन्यूफिकेशन है, टर्मिनल बढ़ाना, वहां का स्पेस बढ़ाना, ऐसा करते हुए कम से कम 70 से ज्यादा एयरपोर्ट का रिन्यूफिकेशन हुआ है। प्रगति तब ऊपर जाता है जब आप संस्कार लाएंगे। और माननीय प्रधानमंत्री जैसा थॉट्स जो है, चिंता जो है, ये प्रगति का एक वाहक रूप से काम कर रहा है, जो हमने पिछले 60 सालों में हमने नहीं देखा। हम अगर पोर्ट शिपिंग वाटरवेज के बारे में बताएंगे तो हमको सबसे पहले बोलना है कि पोर्ट के इशू में और ट्रेड के इशू में 70% ट्रेड जो होता है वो पोर्ट के माध्यम से होता है। और इस 70% ट्रेड जो है इसके लिए हमको ट्रांसशिपमेंट पोर्ट चाहिए। नॉर्मली हमारा जो 13 मेजर पोर्ट है इसमें से तो हम करते ही हैं, लेकिन वर्ल्ड क्लास लेवल पे आने के लिए अभी हम लोग पूरे विश्व में 10 नंबर में है। हमको अगर 5 नंबर पे पोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर इसका सक्सेसफुल हिस्ट्री और फ्यूचर देखना है तो हम लोगों को सबसे पहले ट्रांसशिपमेंट पोर्ट चाहिए। और ये बन रहा है एक आपका अंडमान में, गलाथिया बे में,
76,000 करोड़ खर्चा करके माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यह बन रहा है। और दूसरा बन रहा है मुंबई का वातावरण में, वो भी 72,000 करोड़ खर्चा करके वहां भी बहुत बड़ा एक इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसशिपमेंट बोर्ड तैयार होगा, जो फ्यूचर के लिए भारतवर्ष का इकोनॉमी जो है उसमें बहुत बड़ा लाभदायक एक सिचुएशन तैयार करने वाले हैं। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी सिर्फ एक विषय को लेके रुके नहीं है, हर सेक्टर में, हर समाज में घुस के वहां का डिमांड क्या है, उन लोगों का लैक ऑफ जो सिचुएशन है उसके ऊपर ध्यान देना और वो ध्यान देकर उसको आगे बढ़ाना, उसको सफलता देना, ये एक बहुत बड़ा चिंता है उनका। प्रधानमंत्री आवास योजना, जो पहले दूसरा नाम था, आवास योजना में कम से कम 1.5 से 2.5 करोड़ लोगों का आवास हो चुका है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, इसमें पूरा भारत, जो माताएं, जो स्टूडेंट्स जो पढ़ नहीं पाते थे बिजली के कारण, लाइट के कारण, उज्ज्वला योजना ने ये सफलता दिखाया। प्रधानमंत्री जी का ग्रामीण सड़क योजना, रूरल को अर्बन के साथ जोड़ना, ये एक बहुत बड़ा सफलता है। हम देखे हैं बहुत जगह में ऐसा जगह भी था जो जगह में जाने का लायक नहीं था, अभी वो जगह में वो जो मफस्सल इलाका है वो अभी बहुत अच्छा बन चुका है क्योंकि अर्बन के साथ जुड़े हैं। ऐसे 270 से ज्यादा स्कीम्स लास्ट 11 साल में लागू हुआ है और उसका जो फल है वो लोगों को मिल रहा है। आप देखे हैं कुछ दिन पहले ऑपरेशन सिंदूर, इसका एक बहुत बड़ा जो निदर्शन है माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिखाया। मैं ये मानता हूं कि भारत जिस प्रगति में अभी चल रहा है, यहां अगर कोई भी देश भारत पे विपक्ष में जाके ऐसे उग्रवाद को घटाने का प्रयास करेगा, ऑपरेशन सिंदूर जैसा जो ऑपरेशन है ऐसा होता रहेगा। पाकिस्तान को सबक सिखाया हमारे पूरा आर्टिलरी सिस्टम, चाहे वो नेवी हो, चाहे वो फिर एयरफोर्स हो, चाहे पेडिस्ट्रियन बैटेलियन हो, मिलिट्री हो, सबने मिलकर जैसे पाकिस्तान के अगेंस्ट में फाइट किए हैं, विश्व में एक नजरअंदाज सिचुएशन में चला गया है। सबने देखे हैं भारत कितना पावर धरता है, पकड़ता है। देखिए, अचानक वार को बंद करना, इसका बहुत सारे नेगेटिव वाइब उठा रहे हैं, नेगेटिव मतलब उठा रहे हैं। हम सदा ही ऐसा बोलते हैं, भारत सदा विश्व गुरु तो है ही, वसुधैव कुटुंबकम भी है। तो हम किसी सिविलियंस के ऊपर अटैक करने के लिए वार को छेड़े नहीं थे, हम उस आतंकवाद को खत्म करने के लिए वार छेड़े थे। इसीलिए आतंकवाद को खत्म किया। 11 जो मोस्ट वाइविड एंड भयानक जो डेस्टिनेशन था जो टेररिज्म का, वो घाटी को तहस नहस करके, ध्वंस करके उसको हमने फिर हमारे सेनानी जो जितने सारे हैं सबने छोड़ा है। इसका मतलब ये नहीं है भारत ने पीछे हट गया है। भारत वसुधैव कुटुंबकम जो वाणी है उसी के कारण भारत रुक गया है। तो सबको लेके चलना, अगर कोई आग दिखाएगा उसको आग दिखाएंगे, जो गर्म आग दिखाएगा उसको गर्म आग दिखाएंगे, जो हमारे सिंदूर छीन के लेगा
उसका भी ऐसा ही हालत होगा जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है, क्योंकि उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोले थे गरम सिंदूर हमारे खूनों में रग रग में बह रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है भारत के लिए, और इसका पूरा श्रेय जाते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का थॉट्स और उनका जो एसोसिएट्स है पूरे, जिन्होंने उनका ये वाणी को सामने रखकर दिन रात लगातार काम किए हैं। सबको ये श्रेय जाता है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके कार्यक्रम में। मैं मानता हूं आज इसी के लिए ही आपको यहाँ बुलाए गए हैं कि पिछले 11 सालों में और भी बहुत सारी चीज है जो इतना संक्षिप्त में हम बता भी नहीं सकते, पूरा दिन लग जाएगा इसको बताने के लिए। तो यही छोटा मोटा आकलन जो हमने दिए हैं ये है। और एक बात बताना चाहता हूं, हम सभी ने सभी के अंदर एक उपलब्धि तो ये हुआ है कि पहले भारत के जो 140 करोड़ लोग, उनका जो थॉट्स ये पिछले 11 सालों में चेंज हो चुका है। और इसका कारण है जो सबसे ऊपर में नेतृत्व दे रहा है उनका जो थॉट्स है वो थॉट्स ही हम लोग एडप्ट करके चल रहा है। थोड़ा बहुत राहत दिख रहा है कि हमारा सपना पूर्ण हो सकता है। और ये थॉट्स दिखलाने का जो कार्यक्रम जो है ये माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हुआ है। 500,000 साल में ऐसा शख्स जन्म लेते हैं, 500,000 सालों में ऐसा शख्स जन्म लेते हैं और उनका कार्यक्रम काल में ऐसा ही काम बढ़ता रहेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी जितने दिन जिएंगे, मैं आशा करता हूं भगवान से कि उनका उम्र का और भी ये हमारे कार्यक्रम के साथ चलता रहे, बढ़ता रहे। क्योंकि उनका जितना दिन जीना, जितना दिन उनका ऐसा चलता रहेगा, भारत प्रगति के लक्ष्य में चलेगा। ये मानते हुए हम लोग काम कर रहे हैं सभी मिलके, और आशा रखते हैं आगे भी हमारे सरकार बहुत काम करेंगे जो भारत को तृतीय बृहत्तर अर्थनीति में लाने का एक जो काम है वो काम चलता रहेगा। धन्यवाद। हाँ, आपका अगर कोई सवाल जवाब हो सकता है तो। देखिए रामदास जी, हमारा ये जो कॉन्सेप्ट है 11 साल पीछे आके बैठ गए थे, मैं देखा नहीं, हमारा प्रदेश महामंत्री अब सामने आके बैठ गए रामदास जी। सर नमस्कार, मैं राकेश चंद्र लाल हूँ, टाइप ऑफ इंडिया न्यूज चैनल से हूँ। आपने सरकार की जो 11 वर्ष हुए हैं और उसमें नो डाउट की सरकार ने जो 11 वर्षों में जो कार्य किया है वो निस्संदेह पूरे देशवासियों को गौरवान्वित कर रहा है। हम अंडमान निकोबार द्वीपवासी भी कोई इससे अछूते नहीं रहे हैं। आपके पास में पोर्ट है, शिपिंग है, वाटरवेज है, और अंडमान निकोबार में शिपिंग यहाँ का लाइफलाइन है। पोर्ट भी यहाँ पे बहुत जरूरी है इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से। शिपिंग को लेकर यहाँ पर क्योंकि सदर्न ग्रुप में और जो लोग हैं वो कटे हुए हैं, जहाजरानी यहाँ का लाइफलाइन है, जहाजरानी की जरूरत होती है। शिप्स को लेकर क्या आपका मंत्रालय कर रहा है? दूसरा बात जो पोर्ट है, पोर्ट डेवलपमेंट के लिए क्या कर रहा है? क्योंकि कई ऐसे आइलैंड है, कई ऐसे जगह है जहाँ पर खराब मौसम होता है तो जो व्हीकल फेरी होता है वहां की और एक लाइफलाइन होती है पोर्ट, वहां पर वो जटियों पर जो छोटे जहाज बढ़ भी नहीं पाते। तो ऐसे में लेकर पोर्ट और शिपिंग को लेकर, डेवलपमेंट को लेकर, खास करके अंडमान निकोबार को दिशा में, नॉर्थ ईस्ट की भी आपने बात की थी, 7 सिस्टर की, तो अंडमान के निकोबार की दिशा में क्या काम कर रहा है, क्या योजना जल्द से जल्द क्या होने वाला है? धन्यवाद आपको। पिछली बार मैं जब अंडमान आया था तब मैंने मेन अंडमान का जो आइलैंड है इसमें मैंने विजिट किया हूँ। लिटिल अंडमान में मैंने विजिट किया, फिर कार निकोबार, ग्रेट निकोबार, हर जगह में मैंने विजिट किया था। विजिट सिर्फ नहीं किया हूँ, कहाँ कहाँ लोग बसते हैं उसका एक संख्या और उसका एक विवरण हमने लिख कर लिए हैं। इसीलिए लिए हैं, अंडमान और निकोबार का अगर डेवलपमेंट करना है, सबसे पहले जहां जहां लोग बसते हैं
वो जगह तक हम लोगों को शिप को पहुंचाना है। और शिप तभी पहुंच पाएगा जब हमने अच्छी तरह से जेटी वहां बना पाएंगे। तो मैंने अध्यक्ष जी से ऑलरेडी बात कर चुका हूँ इसको लेके। हमारा मंत्रालय भी इसको लेके थोड़ा बहुत रिसर्च शुरू कर दिए है। जहां जहां मैं मानता हूं जहां जहां लोग बसते हैं, जहां जहां लोगों का आवागमन रहता है, वहां जेटी बनेगा और वहां शिप भी पहुंचेगा, फेरी भी पहुंचेगा। अभी कैसे उसको करना है, कौन सा मॉडल पे हम जाएंगे, ये थोड़ा फ्यूचर का एक बहुत बड़ा डिसीजन है। लेकिन यहाँ होगा कुछ ही दिनों में, ये मैं तो बोल सकता हूँ। जब तक मैं पोर्ट शिपिंग वाटरवेज मिनिस्ट्री में होऊंगा तो मैं अंडरवन के लिए खास ये सोचता हूँ। धन्यवाद। सर नमस्कार, मैं तरुण निकोबार है। सर ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के बारे में आपने भी मेंशन किया। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट का जो पोर्ट का कंपोनेंट है, वो कब तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ऑन ग्राउंड उसका काम जो है वो स्टार्ट हो जाए? देखिए, एक जगह पोर्ट के लिए उसका सबसे पहले ग्राउंड लोकेशन और सी लोकेशन को समझा जाता है। तो हमारे मिनिस्ट्री ने ये सारे चीज को गैदर किए हैं। अभी ये शुरू होने में लगभग कुछ एक डेढ़ साल तो लग ही जाएगा, 2 साल लग ही जाएगा। और इसका एक लेंथी प्रोसेस है, क्योंकि एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनाने के लिए उसके लिए सिर्फ पोर्ट बनाने से नहीं होगा। वहां पोर्ट तो बनेगा ही, साथ साथ में वहां ग्रीन एयरपोर्ट बन रहा है, वहां ग्रीन सिटी बन रहा है, वहां एक थर्मल प्रोजेक्ट इलेक्ट्रिसिटी का एक हब बन रहा है। ये सारे चीज को ध्यान रखते हुए एक टोटल इसका आकलन लेके, इसका एक सर्वे करके इसका रिपोर्ट जाएगा ऊपर में। उसके बाद कहाँ कौन सा बेनिफिट, कौन सा नेगेटिव चीज है, उस विषय में भी लिखा जोखा चलेगा। उसके बाद इसको शुरू किया जाएगा। सिर्फ एक पोर्ट बनाने से सब कुछ नहीं हो जाता है। उस जगह का इंफ्रास्ट्रक्चर, लोग बसेगा, लोगों को काम देना चाहिए, वो काम कौन करेगा? तो हर चीज का एक बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा एक चिंता है, जिसको लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। लगभग 15 से 20 साल लग जाएगा पूरा प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। मैं आपका जो आशा है वो आशा पूर्ण होगा, लेकिन जल्दी नहीं हो पाएगा, ये मैं कह रहा हूँ। धन्यवाद। एक राकेश दा और तरुण जी जो बात किए हैं मंत्री साहब जी ने बहुत अच्छा से बता दिया, लेकिन इसमें मैं एक चीज को जोड़ना चाहूंगा। मंत्री साहब ने कम से कम 4-5 बार, मैंने खुद उनका साथ में दौरा किया, डिगलीपुर, मायाबंदर, रामगढ़। डिगलीपुर का तो आप लोग जानते हैं, बहुत बड़ा डेस्टिनेशन डिगलीपुर पोर्ट ब्लेयर का बाद में हम सभी जानते हैं। वहां पर जो जेटी का जो कंडीशन है, सुनामी का बाद में खास करके, वो बिल्कुल भी सेफ्टी नहीं है। इसका लिए भारवाली एक प्रपोजल सबका पास आया था अटलांटा में, बगल में जो दुर्गापुर है जिसको अटलांटा में बोलते हैं। बीच में मंत्री साहब कुछ यहाँ के जो अथॉरिटी है, लास्ट उनका जो दौरा था, मैं भी थे साथ में, उनको उन्होंने आदेश किया है पूरा ब्रीफ नोट बना के देने के लिए। जहां जेटी है, खास करके सिंधु नालंदा डिगलीपुर में जा नहीं पा रहा है। एक आध बार भिड़ाया, 2-4 बार भिड़ाया हाई टाइड को देख के। अभी उनसे जितना बार बात करते हैं तो बोलता वो हमें ड्राजिंग करना है, जेटी शेप नहीं है। बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। उसको लेके मैंने अभी मंत्री साहब से फिर जाके दिल्ली में जाके मिला है, और उन्होंने एक टीम अभी डिगलीपुर में स्पेशली उन्होंने भेजने के लिए हमारा सामने ही आदेश किया है। एक टीम जल्दी आएगा, ये आप सबका सामने मुझे रखना था। इसका भी एक कारण है, क्योंकि हमने उनसे सुन के ये भी चिंता की, क्योंकि पहले शिप आता है पोर्ट ब्लेयर में, उसके बाद सामान जाता है डिगलीपुर नॉर्थ इसमें, तो इसमें ज्यादा ही खर्चा हो जाता है। वहां एक अच्छा जेटी बनेगा तो पहले वहां नॉर्थ अंडमान के लिए सामान उतरेगा, उसके लिए साउथ अंडमान के लिए सामान उतरेगा। ये बहुत ही
मतलब सेफ इकोनॉमी टैक्टिक्स होगा, तो इसके लिए वहां एक अच्छा जेटी बनना ही है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है? एक आदमी एक जन कर सकते हैं क्वेश्चन, नहीं तो अंडमान के लिए सर, मैं संजीव हूँ अंडमान। आप बैठ के बोलिए। अंडमान के लिए 2 जहाज लिया जाना था, MV अटल, MV अशोका, 1200 पैसेंजर। कहाँ से कहा थे? अंडमान के लिए मेनलैंड और पैसेंजर अंडमान के बीच चलने के लिए। ये जहाज के लिए 816 करोड़ सैंक्शन भी हुआ, लेकिन अब मीडिया रिपोर्ट आ रहा है कि इसे कैंसिल कर दिया गया। लेकिन अंडमान के लिए जहाज चाहिए, यहाँ के लोग हर साल सफर करते हैं। आपकी पार्टी के लोग भी बोलेंगे कि हर साल लोग कितना सफर करते हैं जहाज की कमी के कारण। तो ये जहाज अंडमान को मिलेगा या नहीं मिलेगा, कुछ क्लैरिटी दे पाएंगे? देखिए, बात तो ऐसे डायरेक्ट नहीं बता जा सकता है, क्योंकि हर चीज का एक रिपोर्ट तैयार होता है। अभी हमारा जो कोविड पैंडेमिक था, पूरे वर्ल्ड में कोविड पैंडेमिक में हम लोग सक्सेसफुल हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। कोविड पैंडेमिक के पहले प्लेन का जो फेयर था, इक्विवेलेंट टू शिप का था। कम से कम 2,500-3,000 में भी टिकट मिलता था, ऐसा सिचुएशन आ गया था। तो उसी हिसाब को देख के मंत्रालय ने सोचा, तब मैं मंत्री नहीं था जब ये सिचुएशन आया, तो उस समय में मंत्रालय ने सोचा कि प्लेन में ही तो जा सकते हैं सभी, शिप का तो अभी जरूरत, समय भी लगता है सेम खर्चे में, इसीलिए बंद किया गया है। देखिए, एक चीज जब बंद किया जाता है उसको चालू करने में थोड़ा समय लगता है। हमारा भी इच्छा है, क्योंकि बहुत सारे लोग कलकत्ता मेनलैंड से जुड़ना चाहते हैं। अभी जो टिकट का प्राइस हो गया है ये थोड़ा ज्यादा हो चुका है, सब सरवाइव नहीं कर पाते। तो अवश्य आपका जो चिंता आपने जताया है, इसके ऊपर हम लोग चिंता करके इसको करवाने का प्रयास जल्दी करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, हाँ। मोदी सरकार के 11 साल पूर्ण होने पर विकसित भारत का अमृतकाल, सेवा सुशासन गरीब कल्याण के 11 साल, इस प्रेस वार्ता में आए हमारे भारत सरकार के मंत्री माननीय शांतनु ठाकुर जी, जिन्होंने हमारे मोदी सरकार के भ्रष्टाचार मुक्त और सबका साथ सबका विकास इस नारे के साथ में जिस तरह से भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने 11 साल में जो कार्य किया है, उस विषय को बहुत ही विस्तार से और बहुत ही स्पष्ट शब्दों में हम सबके सामने विषय को रखा। इसके लिए मैं उनका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। साथ साथ हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय अजय बैरागी जी, उन्होंने भी अपने विषय को रखा है, और हमारे मीडिया के प्रभारी एम विनोद जी, साथ साथ में हमारे उत्तर मध्य अंडमान के जिला परिषद के अध्यक्ष श्रीवास जी, दक्षिण अंडमान के अध्यक्ष हमारे श्री प्रकाश अधिकारी जी, एवं हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष श्रीमती शीला मैम, तमाम उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेतागण और हमारे मीडिया के भाइयों और बहनों, आप सबको मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने इस प्रेस वार्ता में हमारा साथ दिया है, और आपसे उम्मीद भी करते हैं कि आप इस प्रेस वार्ता के विषय को पूरे अंडमान में जन जन तक पहुंचाएंगे और मोदी जी के 11 साल के कार्यों को सब तक पहुंचाएंगे। और आप आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबके लिए भी चाय पानी का व्यवस्था है, आप सभी लोग चाय पानी पी जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।